हेलो एंड वेलकम गाइस टू क्लास 11 आईएससी इकोनॉमिक्स से एकदम फर्स्ट चैप्टर में जो कि है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यार इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस का पार्ट है कि सोशल साइंस का पार्ट है कि आर्ट का पार्ट है? आज तक कोई समझ नहीं पाया। जितना संजय दत्त की भैया गर्लफ्रेंड्स नहीं थी उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस है, पता है कि नहीं? एकदम शुरू से ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल बाबा के जमाने से क्या है, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में बहुत ह्यूज परिवर्तन आया है। सब लोग आए, अपना योगदान दिए और चले गए। समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डेफिनेशन चेंजेस। सोचो, इतना इतना इसका डेफिनेशन में चेंजेस आया कि चैप्टर बन गया है इसके ऊपर, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स होगी। जस्ट इमेजिन। ठीक है, इस चैप्टर में अपने क्या करने वाले ना बच्चों, अपने वो हजारों हजारों डेफिनेशंस को नहीं देखेंगे। उनमें से जो चार सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो अपने देखेंगे। अभी जो 2-3 क्लास हमें लगेगा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़ने में, समझने में, हम लोग उसमें 4 डेफिनेशंस देखेंगे, 4 टिप टॉप एकदम बेस्ट डेफिनेशंस। ठीक है, चलो ओके। सबसे पहले तो बच्चों अपने समझते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। ध्यान देना इस फ्लो चार्ट में थोड़ा सा। पहले अपने समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या चीज को लेके डील करता है, एंड दैट इज रिसोर्सेस। दैट इज बच्चों रिसोर्सेस। हमारे वतन में, हमारे कॉन्टिनेंट में, हमारे अर्थ में रिसोर्सेस से ही तो सब कुछ बना है। रिसोर्सेस क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स जो मदर नेचर हमें प्रोवाइड करती है। इस रिसोर्सेस को हम कैसे यूज करें बच्चों, इन रिसोर्सेस से हम क्या प्रोड्यूस करें, और वो जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है वो हम कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे वैक्सीन का प्रॉब्लम देख रहे ना, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रॉब्लम आया था, वैक्सीन का प्रॉब्लम आया अभी कोरोना के समय, कि कौन से स्टेट्स में कितना वैक्सीन भेजना है, कौन से स्टेट में कितने बेड्स खाली है हॉस्पिटल्स में, कितना ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए वहां पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर तरफ क्या है, ये सारे रिसोर्सेस को एलोकेट करना पड़ रहा था डिपेंडिंग ऑन द नीड। प्रॉब्लम नहीं होता अगर ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते। हर स्टेट में अगर अनलिमिटेड ऑक्सीजन सिलेंडर्स होता, अनलिमिटेड वैक्सीन होता, तो कोई प्रॉब्लम ही अराइज नहीं करता। अभी जून चल रहा है, अपने मार्च तक ही क्या है, सबको वैक्सीन करके छोड़ दिए होते। पर फैक्ट क्या है बच्चों की रिसोर्सेज जो है बनाते जाओ, सब रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है। घर से मिलता है सिर्फ 500 रुपया पॉकेट मनी, और घुमाना है 4-4 गर्लफ्रेंड को, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना लिमिटेड रिसोर्स अपने को मिल रहा है, इतना लिमिटेड इनकम मिल रहा है, 500 रुपया, उसमें 4-4 गर्लफ्रेंड को घुमाओगे भैया, सिर्फ पुचका खिला पाओगे सबको, और कुछ नहीं होगा। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता तो कितना मजा आता, बोलो। सारे लड़के खुश, सारी लड़कियां, सारी गर्लफ्रेंड्स भी खुश, है ना? बट इतना भी खुश होने का दरकार नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज बच्चों लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स के साथ साथ रिसोर्स अपना ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव यूज वाला भी होता है। रिसोर्सेस के काफी अलग अलग यूजेस भी होते हैं। आज पकड़ लो, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने को 500 रुपया पॉकेट मनी मिला पेरेंट से, तो अपने को ना क्या करना पड़ेगा, अपने को चूज करना पड़ेगा। अपने को चूज करना पड़ेगा कि वो 500 रुपया में अपनी कौन सी वाली गर्लफ्रेंड पे उड़ाऊं, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली या चौथी वाली। क्योंकि वो 500 रुपए से मैं किसी को भी खुश कर सकता हूं घुमा के। समझ में आया ना? तो मैं इस 500 रुपए का अलग अलग यूजेस है, मैं ट्राई करूंगा कि बेस्ट यूज ले पाऊं। ठीक है, तो रिसोर्सेज के कारण क्या है बच्चों, फॉलो करना। रिसोर्सेज के कारण हमें चूज करना पड़ता है। रिसोर्सेज के कारण हमें चूज करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस।
रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है बच्चों, हमें चूज करना पड़ता है कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है उन रिसोर्सेज से। आज पकड़ लो स्टील हो गया, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं जस्ट बता रहा हूं, स्टील हो गया। स्टील एक रिसोर्स हो गया है, उससे अपने बिल्डिंग्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स का फाउंडेशन बना सकते हैं, उससे अपने स्टेनलेस स्टील का बर्तन जो यूटेंसिल्स होता है वो बना सकते हैं, उससे अपने गाड़ी घोड़ा बना सकते हैं। तो रिसोर्स तो लिमिटेड है भैया, स्टील अनलिमिटेड थोड़ी ना है। तो रिसोर्स तो लिमिटेड है, उससे हमें चूज करना होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, किन चीजों पे हमें स्टील को घुसाना है। अब जब प्रोड्यूस हो गया तो नेक्स्ट दिक्कत क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट दिक्कत आता है कि उसको हम कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया ना? सामान तो प्रोड्यूस हो चुका है अपना, उसको कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुअर क्लास में, मिडिल क्लास में, रिच क्लास में, कहां डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इसको। पुअर, मिडिल क्लास, रिच क्लास, ठीक है। तो ये जो समस्या है अपना, ये समस्या का समाधान हमें इकोनॉमिक्स पढ़ के आता है। ये पूरे समस्या का समाधान हमें इकोनॉमिक्स पढ़ के आता है। समझ में आया? ये फ्लो चार्ट अगर आपको याद हो जाएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी याद हो जाएगा, फिर सोच लो। समझ में आ रहा है? आ जाओ वापस से देखो इसको क्या है। रिसोर्सेज हमारे अर्थ में मदर नेचर जितना प्रोवाइड कर पाई है उतना ही प्रोवाइड कर पाई है, अनलिमिटेड तो नहीं होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनके काफी सारे यूजेस होते हैं। मैंने आपको स्टील का एग्जांपल दिया, पकड़ लो पेट्रोल, पेट्रोल के भी कितने यूज हो गए। मेनली तो व्हीकल्स को चलाने के लिए काम आता है, पर उसके थ्रू आप और भी काम कर सकते हो। लेस इंपॉर्टेंट यूजेस है, मेन यूज तो उसका वही है कि व्हीकल चलाने के लिए काम आता है पेट्रोल। तो इससे दिक्कत क्या हो जाता है कि हमें चूज करना पड़ता है कि उन रिसोर्सेज से हम क्या बनाए उन रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करना है हमें उन रिसोर्सेज को यूज करके। अब प्रोडक्शन तो हो गया भैया, प्रोडक्शन हो गया, वैक्सीन बन गया, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये है कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करें, किसको किसको बांटे हम वो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? तो ये पूरा चीज का जो समाधान है, इसका जो स्टडी है, उसको अपने इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया बच्चों। तो इकोनॉमिक्स का आपने मेन पॉइंट्स जान चुके हैं, आओ उसको कोरिलेट करते एक प्रॉपर डेफिनेशन में। और ये जो डेफिनेशन मैं पढ़ने वाला हूं ये प्रेजेंट डेफिनेशन है, ये प्रेजेंट डेफिनेशन है। आज देखो संजय दत्त जी भी जो है मान्यता के साथ शादी करके बैठ गए, तो प्रेजेंटली तो वो खुश है, प्रेजेंट डेफिनेशन, प्रेजेंटली वो खुश है मान्यता के साथ। क्या पता उनको भूत चढ़े तो साल 2 साल में अपनी गर्लफ्रेंड्स का लिस्ट वापस से वो बनाना स्टार्ट कर दे। तो फिलहाल अभी अपने 2021 में जो पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का ये है, ठीक है। चलो आ जाओ, और ये डेफिनेशन पॉल सैमुएलसन, अपने आगे देखेंगे, पॉल सैमुएलसन जो हमारे दादा है, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया, उन्हीं का डेफिनेशन अब अपने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। चलो बच्चों आ जाओ, वामोश। इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? एक सोशल साइंस है। पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूं। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है, जो स्टडी करता है कि कैसे एक सोसाइटी चूज करता है, कैसे एक सोसाइटी चूज करता है अपने रिसोर्सेज को जो लिमिटेड होते हैं, कैसे वो चूज करता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। और ये लिमिटेड रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड ही नहीं होते, इन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होता है, इन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होता है। बराबर समझ में आ गया? हम लोग फ्लो चार्ट के कौन से कोने तक पहुंचे हैं? रिसोर्सेज वाले कोने तक पहुंच गए। अब रिसोर्सेज को चूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस सर्टेन कमोडिटीज, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज।
रिसोर्सेज बच्चों फॉलो करते जाओ, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब हमें चूज करना है कि हमें उन लिमिटेड और ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करना है, समझ में आया ना। प्रोड्यूस भी हो गया, चलो यहां तक पहुंच गए अपने, प्रोड्यूस हो गया है। अब फाइनली दिक्कत आ रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। भाई प्रोड्यूस करके गोडाउन में छोड़ देंगे क्या? जेठालाल का जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे जो गोडाउन है, क्या वहीं पे डाल के छोड़ देंगे? नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली हो गया, इट टॉक्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। It talks about making choices in the presence of scarcity. Scarcity समझ में आता है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है। scarcity क्या हो गया? लिमिटेड रिसोर्सेज। तो किस हद तक बच्चों फॉलो करना, किस हद तक लिमिटेड रिसोर्सेज है दुनिया में, किस हद तक लोगों को चूज करना पड़ता है कि हम क्या करें उन रिसोर्सेज के साथ। एक सोसाइटी को, एक गवर्नमेंट को चूज करना पड़ता है कि वो नेशन के रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करे। ये बातें हमें इकोनॉमिक्स बताएगा, ठीक है ना। एकदम फोकस के साथ में आप लोग को डेफिनेशन लर्न करवाऊंगा बच्चों, सब ध्यान दो अच्छे से। और अगर आप लोग ये डेफिनेशन याद कर लोगे, भैया अपना चार डेफिनेशन इस चैप्टर में आपने देखेंगे, चौथा डेफिनेशन मोटा मोटी अपने को ऑलरेडी याद हो जाएगा। आ जाओ देखते वापस से इसको। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है बच्चों? देखो, एक होता है साइंस, एक होता है सोशियल साइंस। सोशल का मतलब क्या हो गया? घुलना मिलना लोगों के साथ, सोशलाइज करना, अड्डा मारना, फ्रेंडशिप बढ़ाना। तो सोशल साइंस हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशल साइंस क्या हो गया बच्चों? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। नॉर्मल साइंस क्या हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, उसका बात नहीं करेंगे। सोशल स्टडीज, सोशल साइंस का बात करेंगे। सो इकोनॉमिक्स, ये डेफिनेशन बोलता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस का पार्ट है, जहां स्टडी किया जाता है कि कैसे एक गवर्नमेंट, एक सोसाइटी चूज करता है कि वो कैसे अपने रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में लगा पाए, बच्चों रिसोर्सेज कैसे है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज का फीचर क्या है बच्चों? द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सब मैं यहां मार्क करा दे रहा हूं, रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। तो अब हमें चूज करना है कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उससे। एंड फाइनली द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट पीपल। तो इकोनॉमिक्स बच्चों सिर्फ और सिर्फ बात करेगा चॉइसेस को लेके। आज आपको 1,000 रुपया मिल रहा है, तो आप सोचोगे कि इस 1,000 रुपए का मैं क्या करूं? मैं अम्यूजमेंट पार्क में इसमें से थोड़ा उड़ा देता हूं, मैं गर्लफ्रेंड के साथ कैंडल लाइट डिनर कर लेता हूं, और बाकी जो पैसा बचेगा उससे मैं क्या एक मूवी देख के आ जाऊंगा। तो बहुत सारे हमारे वांट्स तो बहुत सारे ना बच्चों, पर सारे वांट्स फुलफिल नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस बेबसपन जो है, इस लाचारी में, इस स्कैर्सिटी में हमें चॉइसेस करने पड़ेंगे। हमें चूज करना पड़ेगा कि अच्छा हमारा 10-20 वांट्स है, उसमें से 1,000 रुपए में हमारा 2-3 वांट क्या है? फुलफिल हो जाएगा। तो चलो वो 2-3 वांट को हम क्या है? अपने चॉइस में लेंगे। समझ में आया बच्चों? आप सबको डेफिनेशन क्लियर है? यस सर।
लिख के या सब बोल के बताओ। बहुत बढ़िया Yes, sir. बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। अगर आपको ये याद हो जाएगा फ्लो चार्ट तो आप लोग बना के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो आ जाओ। इकोनॉमिक्स क्या है अपने लिखते हैं। चलो इकोनॉमिक्स क्या है अपने लिखते हैं। कॉपी निकाल लो सब, कॉपी निकाल लो सारे बच्चे, सारे बच्चे प्यारे बच्चे कॉपी निकाल लो। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इट इज अ सोशल साइंस। सब लिखते जाओ साथ में। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies which studies what? Which studies how a society chooses, which studies how a society chooses to use, how a society chooses to use its, how a society chooses to use its कैसा resources बच्चों? Limited. Limited. To use its limited resources. जिनका कैसा यूज होता है बच्चों? Alternative. Which have alternative uses. which have alternative, which have alternative uses. रिसोर्सेज लिमिटेड तो है, साथ में उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। यहां बात खत्म रिसोर्सेज का। टू प्रोड्यूस व्हाट? Goods and services. Goods and services. टू प्रोड्यूस गैस। अपने एडीएनसी में क्या बोलेंगे? अपने गैस बोलेंगे, GAS, गुड्स एंड सर्विसेज। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस का भी काम खत्म, प्रोड्यूस का भी काम खत्म। लास्ट में आएंगे प्रोडक्शन के बाद फाइनली क्या होता है? Distribution होगा। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट among the people, and to distribute it among the people। समझ में आया? ये हो गया अपना रिसोर्सेस का बात, ये प्रोडक्शन का बात, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का बात। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। मेन पॉइंट्स याद रखोगे ना, आराम से डेफिनेशन अपने को याद हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बच्चों, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब अपने घिसे पिटे चीज में आते हैं, अपने अब घिसे पिटे चीज में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ नीचे आते हैं। अब आप लोग को 11-12 में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है अपने, उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स जितना एक सोसाइटी को अफेक्ट करता है उतना एक इंडिविजुअल को भी अफेक्ट करता है। यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा है? सोसाइटी, बिकॉज यहां पे जनरल बात कर रहे हैं अपने। पर जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स आप सिर्फ एक सोसाइटी के लेवल में देखोगे, आप एक इंडिविजुअल के लेवल में भी इकोनॉमिक्स को समझ सकते हो। लाइक अगर मैं अपना बात करूं अगर, तो मैं जितना कमा रहा हूं उसमें से मैं कितना कंज्यूम करूंगा, कितना खर्चा करूंगा, कितना मैं सेव करूंगा। या तो अगर मैं प्रोड्यूसर अगर हूं तो मैं सोच विचार में पड़ जाऊंगा कि अरे मुझे क्या बनाना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए, मेरा टारगेट कस्टमर ग्रुप कौन होगा। समझ में आया? तो इंडिविजुअल लेवल में भी इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि पूरे इकोनॉमी, पूरे सोसाइटी के लिए ही इंपॉर्टेंट हो इकोनॉमिक्स। बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे इंडिविजुअल से ही तो अपना पूरा का पूरा इकोनॉमी, पूरा का पूरा सोसाइटी बनता है। तो जितना जितना इंपॉर्टेंट बच्चों इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी, पूरे सोसाइटी के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट वो इंडिविजुअल्स के लिए है। आप लोग 12 में देखोगे, 12 में एक आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका आधा बुक आएगा, जहां अपने इंडिविजुअल्स के हिसाब से पढ़ेंगे।
नेक्स्ट आधा बुक जो रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर रहेगा। मैक्रो जहां आपने पढ़ेंगे एज एन एंटायर इकोनॉमी, जहां आपने पढ़ेंगे एज एन एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, तो आओ हल्का सा अपने ओवरव्यू लेते हैं व्हाट इकोनॉमिक्स हैज इन स्टोर फॉर अस गाइस। आ जाओ। सो इंडिविजुअल्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एंटायर इकोनॉमी का जो पार्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। पहला चीज क्या है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैसे डिसाइड करे कि इनकम का कितना पार्ट वो खर्चा करेगा, इनकम जो कमा रहा है उसका कितना पार्ट वो खर्चा करेगा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। वहीं प्रोड्यूसर्स का बात करें अगर, तो प्रोड्यूसर्स को भी तो डिसाइड करना पड़ता है ना कि उसको कौन सा कमोडिटी प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ज्यादा मशीन्स को लेकर प्रोड्यूस करेगा या ज्यादा लेबर को लेकर प्रोड्यूस करेगा, एंड किन प्राइसेस पे बेचेगा, वो किन प्राइसेस पे बेचेगा। तो ये सब एक कॉमन प्रोड्यूसर का डिलेमा होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेवल ऑफ वेजेस हो गया, लेवल ऑफ वेजेस कि तुमको प्रोड्यूसर कितना पगार देगा, ये सब लेवल ऑफ वेजेस को क्या चीज डिटरमिन करता है बच्चों, कि आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट किए हुए हो, उस हिसाब से कितना आपको वेज, कितना आपको सैलरी मिलना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सरकार का जो एम्प्लॉइज होता है, उन लोग ना क्यों ज्यादा डियरनेस अलाउंस मांगता है, क्यों उन लोग ज्यादा डियरनेस अलाउंस मांगता है बच्चों, जब भी प्राइसेस शूट अप करता है। और जिन लोग को नहीं पता व्हाट इज डियरनेस अलाउंस, ढंग से फॉलो करना जो मैं बता रहा हूं। डियरनेस अलाउंस क्या होता है ना, देखो ये बेसिकली एक पर्क है जो गवर्नमेंट सरकारी दफ्तरों में सरकारी एम्प्लॉइज को मिलता है। ये प्राइवेट कंपनीज में नहीं मिलेगा आपको, ये गवर्नमेंट के, आपको गवर्नमेंट के अंडर काम करोगे तब आपको मिलेगा। क्या है डियरनेस अलाउंस, देखो क्या होता है ना कि हम लोग जो भी खाते पीते हैं ना, जो भी बेसिक आइटम पकड़ लो खा पी रहे हैं, उसका प्राइसेस क्या है, बढ़ जाता है कुछ महीना उसका प्राइसेस बढ़ जाता है। से फॉर एग्जांपल अनियन, अपने सुने होंगे हाल फिलहाल में 4-5 महीना पहले अनियंस का सप्लाई बहुत कम हो गया था मार्केट में, तो उसका प्राइसेस बहुत बढ़ गया था। पकड़ लो मान के चलो, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, हाँ अरे इसमें क्लिक करना था, तो एक सेकंड बच्चों, हाँ मान के चलो जून के महीने में, जून 2020, एक साल पहले का बात करते, जून के महीने में जहां 20 रुपया का अनियन बिकता था पर किलो, वहां 90 रुपया हो गया पर किलो। क्या हो गया, 90 रुपया हो गया पर किलो अनियन का दाम। तो अब गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर चाहेगा बच्चों। प्राइवेट कंपनीज क्या बोलता है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, पर गवर्नमेंट चाहता है लोग आगे बढ़े, वो सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम करता है। तो अगर कोई महीना पकड़ लो इतना ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाए कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है वो सफर करे, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उनका डियरनेस अलाउंस बढ़ा देगा। लाइक उनको वो उतना एक्स्ट्रा सैलरी देगा वो, कि ये लोग जो है आराम से 20 रुपए में जितना खरीदते थे उतना आराम से 90 रुपए में भी खरीद सकते हैं। समझ में आया ना। तो बोल सकते हो गवर्नमेंट का एक कंपेंसेशन करने का तरीका है डियरनेस अलाउंस। कोई महीना अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट खास अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखता है, वो सिर्फ उस महीना डियरनेस अलाउंस बढ़ा देता है। बेसिकली आप लोग समझ लो उस महीना थोड़ा सैलरी इंक्रीज कर देता है अपने एम्प्लॉइज का। जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा बच्चों, क्या तभी भी डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा क्या? नो, तब डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जिस महीना ये रिस्टोर हो जाए, ठीक हो जाए,
इन्फ्लेशन हट जाए, उस महीना वापस से बैक टू द नॉर्मल वेजेस। ठीक है ना? सो व्हाट इज डियरनेस अलाउंस? डियरनेस अलाउंस इज पेड, dearness allowance is paid by the government to its employees. Dearness allowance is paid by the government to its employees to offset. Offset का मतलब क्या है? To counteract, to counteract, to compensate. ठीक है? To counteract, to compensate the impact of inflation, the impact of inflation. तो आपको क्लास 11 में पूछ सकता है व्हाट इज डियरनेस अलाउंस। ठीक है ना? 1 मार्क 2 मार्क में पूछ सकता है अपने को। डियरनेस अलाउंस क्या बच्चों? डियरनेस अलाउंस इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज। किस समय में? जिस समय इन्फ्लेशन छाया हुआ इकोनॉमी में। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एज एन एंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी में सोचो बच्चों क्या क्या प्रॉब्लम्स होता होगा पूरे इकोनॉमी में। पॉवर्टी, इंडिया इज पॉवर्टी रिडन, पॉवर्टी का समस्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का समस्या हो गया है कि नहीं? फिर इंटरनेशनल ट्रेड का समस्या होता है कि भाई अपने को ज्यादा एक्सपोर्ट करना है इंडिया से और कम इंपोर्ट करवाना है बाहर से, बिकॉज अगर आप ज्यादा इंपोर्ट करवाते हो बाहर से तो इसका मतलब हम लोग क्या है, बाहर वाले कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। फिर प्रॉब्लम होता है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का। अभी $1 75 रुपीस के आसपास चल रहा है, तो ये $1 75 रुपीस के आसपास ही भटके, $1 200 रुपया नहीं हो जाए, $1 150 रुपया नहीं हो जाए, इसको भी क्या कंट्रोल में रखना पड़ता है। ये सब समस्या एक आम आदमी के जीवन का नहीं है, ये सबके जीवन का समस्या है, पूरे इकोनॉमी का समस्या है। तो इसको आप लोग पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपने? व्हाट डिटरमिन्स द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से बढ़ सकता है, वो सब पढ़ोगे। इंडिया जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसका समाधान क्या होगा, इंडिया जो मैसिव पॉवर्टी का प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको अपने कैसे हटाए। गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाता है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाता है घटाता है, जीएसटी किसी में कम है, जीएसटी किसी में ज्यादा है, इसका क्या इफेक्ट होता है? लाइक आप लोगों को पता है कि नहीं पता, गवर्नमेंट 28% या उससे भी ज्यादा जीएसटी लगाता है लग्जरी गुड्स में। लाइक पकड़ लो, अगर आप 1 लाख का सामान कुछ खरीद रहे हो तो उसमें 28% जीएसटी लग के 1,28,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से टैक्सेशन जो कर रहा है इसके इफेक्ट क्या होंगे इकोनॉमी में। गवर्नमेंट जो टैक्सेस के थ्रू पैसा कमाता है उससे उसको कहां कहां उड़ाना चाहिए पैसा, कहां कहां कौन से स्टेट में वो क्या है फ्लाईओवर बना देगा, ब्रिजेस बना देगा। अभी मैं चीज बताता हूं, आप लोगों को पता है क्या बच्चों, हाल फिलहाल में अभी अपना जो इंडियन पार्लियामेंट है इसको लेके क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है पता है? क्रिप्टो करेंसी का नहीं, पार्लियामेंट को लेके। क्रिप्टो करेंसी का तो ठीक है। न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, बाबू जोर से बोलो थोड़ा। न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट। हाँ बिल्कुल सही। अभी लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत लोग गाली क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ उनका इनएफिशिएंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास जब इतना पैसा है कि वो 1000 करोड़ रुपया एक नया पार्लियामेंट बनाने में लगा रहा है अभी, जबकि 2 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं लोग। भाई इतना पैसा गवर्नमेंट के पास है कि वो 10,000 करोड़ प्लस अमाउंट लगा रहा है, स्पेंड कर रहा है अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी में, वो दिखा रहा है कि पार्लियामेंट नया बनाएंगे हम। ऐसा क्यों? भाई गरीबों को हेल्प करो, वैक्सीन फ्री में दो, गरीबों के घर में राशन फ्री में पहुंचाओ, क्यों फालतू का इसमें खर्चा कर रहे हो तुम पार्लियामेंट में, नया बिल्डिंग का पार्लियामेंट में? तो वो सभी चीजें क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं इसके, सब अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन करता है कभी, क्या मतलब है इसका? ग्लोबलाइजेशन किया है 1991 में, इसका मतलब क्या है? ये सब आप जानोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
बहुत बढ़िया है। मैं बताता हूं 11 से ज्यादा बढ़िया टॉपिक्स 12 में है, बहुत बढ़िया टॉपिक्स है। आ जाओ, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या है बच्चों, फॉलो करते हैं, इसमें भी क्वेश्चंस आता है क्लास 11 में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया ना कि गवर्नमेंट अपना एक एक हिस्सा को क्या है, बेच बेच के पैसा कमा रहा है। बच्चों आप लोग तो एक नॉर्मल जोक सुने हुए होंगे कि अपना कुछ बेच के आईफोन खरीद सकते हो। बताओ क्या बेच के आईफोन खरीद सकते हो? किडनी। किडनी, बिल्कुल सही। ऐसा जोक में लोग बोलते हैं ना कि अरे यार आईफोन तो अब इतना नया आईफोन जो आया है कितना महंगा निकाला है यार, अब तो एक किडनी से क्या होगा, अब तो दो दो किडनी बेचना पड़ जाएगा अपने को। तो वैसे ही समझ लो प्राइवेटाइजेशन एग्जैक्टली वही चीज है। प्राइवेटाइजेशन, चीजों को प्राइवेट बनाना, पब्लिक चीजों को प्राइवेट बनाना। मतलब क्या है, गवर्नमेंट का जो कंपनीज है उसको गवर्नमेंट क्या है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा प्राइवेट लोगों को, पकड़ लो अपना रिलायंस का अंबानी हो गया, अदानी हो गया, बिरलाज, टाटाज, इन लोग को क्या है गवर्नमेंट अपना छोटा छोटा टुकड़ा बेच देता है ताकि पैसा कमा पाए गवर्नमेंट। इसी को अपने क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन। लेकिन हाल फिलहाल में अभी तक तो इंडियन रेलवेज का एक एक पटरी, एक एक बोगी, एक एक इंजन जो है वो गवर्नमेंट का था, पर गवर्नमेंट के पास पैसा थोड़ा कम पड़ जा रहा है तो ये लो बेटा, थाने से मुंबई, थाने से मुंबई का जो रेलवे पटरी है, जो रेलवे ऑपरेशंस है, वो सारा हम किसी को बेच देंगे। आओ आओ खरीदो, किसको खरीदना है ये बोलो, अंबानी तुमको खरीदना है, चलो ठीक है ये तुम्हारे नाम हो गया, मेरे को 1000 करोड़ रुपया दे दो, मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे को 1000 करोड़ रुपया दे दो, थाने से मुंबई का लाइन तुम्हारा हो गया, यहाँ का ट्रेन तुम्हारा, कमाओ जितना कमाना है यहां से। इसी चीज को अपने क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन। समझ में आया ना? आ जाओ, प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर, प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ कॉम। बच्चों कॉम, ट्रांसफर ऑफ कॉम, अगेन एक नेमोनिक आ गया, ट्रांसफर ऑफ कॉम, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ट्रांसफर ऑफ कॉम मतलब क्या है, क्या चीज का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, ट्रांसफर हो रहा है कंट्रोल का, ओनरशिप का एंड मैनेजमेंट का। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से कॉम कहां जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। C stands for control, O stands for ownership and M stands for उसका दिन भर का जो भी मैनेजमेंट है वो सब। तो प्राइवेटाइजेशन बच्चों क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर फर्म्स टू द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर फर्म्स टू द प्राइवेट सेक्टर। समझ में आया ना? आज पकड़ लो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है ये LIC, बहुत पैसा है इसके पास। पर पकड़ लो बहुत पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करता, इसका मेजर हिस्सा लाइक पकड़ लो, बोलता कि मैं LIC का 50% बेचना चाह रहा हूं, जिसको बोली ना लगाना है लगा लो। तो वही है अंबानी, टाटा, बिरला, किसी के हाथ जाता है ये। इसी को क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन। समझ में आया ना? ये गवर्नमेंट तब करता है जब उसको पैसा का दरकार हो। ऑलराइट, चलो बच्चों यहां तक आप सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. जो लिख के बता रहे हो लिख के बताओ, जो बोल के बता रहे हो बोल के बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने आते ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, उसको हम फिट कर देंगे वर्ल्ड इकोनॉमी में। इसका मतलब क्या है कि अब इंडिया के बॉर्डर्स के थ्रू आराम से ट्रेड हो सकता है, जितना इंपोर्ट करवाना है बाहर से करवाओ,
और जितना एक्सपोर्ट करना है इंडिया से बाहर उतना एक्सपोर्ट करो। ये जो खुलापन हो जाता है ना, इस खुलेपन को अपने ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यहां पे क्या है, पीपल हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, और मनी हो गया, पैसा, कैपिटल। ये क्या है, आराम से कोई कंट्री में घुस सकता है और कोई कंट्री से निकल सकता है। थिंक अबाउट नॉर्थ कोरिया। आप लोग न्यूज फॉलो करते हो कि नहीं, फेसबुक ये सब वगैरह में देखते हो कि नहीं? बच्चों, नॉर्थ कोरिया का आपको स्टोरी पता है? नॉर्थ कोरिया इज फुल्ली आइसोलेटेड। नॉर्थ कोरिया मेंटेन्स नो रिलेशन विद द वर्ल्ड। पता है कि नहीं सबको ये? Yes, sir. Yes. नॉर्थ कोरिया का वो जो है ना डिक्टेटर, जिम जोम जोम, जो भी नाम है उसका, भाई एकदम गंदा आदमी है वो। अगर कोई उसका कोई एडवाइजर, उसका कोई ऑफिसर उसके अगेंस्ट चले जाए अगर, कि सर आप जो करे गलत करे, उसको वहीं पे शूट करवा देगा। सोचो। तो भाई अपने बोल सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर्स को सील किया हुआ है, ना गुड्स एंड सर्विसेज यहां से वहां जा सकते, ना लोग, ना ही पैसा एंड ऑल। ठीक है। थैंकफुली इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन 1991 में स्टार्ट कर दिया, अपने बॉर्डर्स को खोल दिए। अब जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। Globalization means integrating the local economy, the national economy with the world economy. Integrating the national economy with the world economy. ठीक है? Through what? Through removal of barriers. Through removal of barriers. Through removal of barriers on what, बच्चों? On international trade and capital movements. ट्रेड मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल मतलब पकड़ लो मनी एंड टेक्नोलॉजी। सब नोट्स बनाते जाओ बच्चों। पूरे 11-12 में, अपने 11-12 में ये सब वर्ड्स बहुत देखेंगे बच्चों। एक सिस्टम बना के चलो अभी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मजा आएगा। ठीक है ना? तो ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया? इट सिंपली मींस कि आप अपने लोकल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ रहे हो। कैसे? जो जो पहले बैरियर्स थे, जो जो पहले फुल स्टॉप्स था, उस फुल स्टॉप को कॉमा बना के, उन बैरियर्स को रिमूव करके, ताकि अब गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, पैसा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वो यहां से वहां आराम से जा पाए। ठीक है ना? और क्या क्या प्रॉब्लम्स अपना इकोनॉमी फेस कर सकता है? इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, आप लोग पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, उन चीजों के बारे में भी अपने पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलो जी आ जाओ। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपनी चीज पढ़ चुके अभी तक। स्पेशली ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था। डेफिनेशन में हम क्या देखे थे अभी तक? रिसोर्सेस के बारे में बात किया हमने देखा प्रोडक्शन के बारे में, हमने देखा उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आ जाओ नेक्स्ट, गोल ऑफ इकोनॉमिक्स। गोल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने का बच्चों एम क्या है? क्यों हम एट ऑल इकोनॉमिक्स पढ़े? इकोनॉमिक्स हमें इसलिए पढ़ना है बच्चों, ताकि अपने फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, ताकि अपने हेल्प कर पाए जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसा क्या अपने ऊपर देख ही चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे भगाया जाए, पॉवर्टी कैसे हटाया जाए, है ना, इन्फ्लेशन कैसे खत्म कर दिया जाए, राइट? चलो आ जाओ। तो क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते अपने? क्योंकि इट्स द ट्रुथ, इकोनॉमिस्ट्स रन द वर्ल्ड। समझ में आया? इकोनॉमिस्ट्स रन द वर्ल्ड। इकोनॉमिस्ट्स को पूरा आइडिया है कैसे क्या रिसोर्सेस को यूज करना है, कैसे क्या लोग खुश रहेंगे, कैसे रिसोर्सेस के थ्रू लोगों को हैप्पी रखना है विदाउट देम फीलिंग अ पिंच इन देयर पॉकेट। आ जाओ, गोल ऑफ इकोनॉमिक्स। गोल क्या है? गोल क्या है कि ऐसे पॉलिसीज को फ्रेम किया जाए
इवॉल्व मतलब क्या है? फ्रेम किया जाए, ऐसे पॉलिसीज को फ्रेम किया जाए जो सॉल्व कर सकता है बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो सॉल्व कर सकता है बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। समझ में आया? जैसे कि क्या? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अंडर डेवलपमेंट हो गया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। क्या? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आज पकड़ लो इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, ठीक है? अगर 500 करोड़ वैक्सीन बन जाए, बच्चों बोलो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा कि नहीं? हाँ, सही लिख रहे हो। रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है, भयंकर हो सकता है रिसोर्सेज का वेस्टेज। तो उस हिसाब से ना इकोनॉमिस्ट्स लोग बताते हैं इन कंपनीज को, इन लोग प्लानर्स होते हैं, बताते हैं कि अच्छा इतना डिमांड है, इतना ही बनाओ। थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर इतना भी 19-20 मत करो कि इतना ज्यादा रिसोर्सेज का बर्बादी हो। हाँ, आज इंडिया में 135 करोड़ है, सबको 2-2 डोज लगाना है, तो 270 करोड़ हो गए। इन लोगों को दिख रहा है कि हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 100 करोड़, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 100 करोड़, फिर भी 2, 3, 4, हाँ तब ठीक हो जाएगा। नहीं, इसको क्यों देख रहे हैं अपने? 370 करोड़, फिर भी 370 करोड़ ही तो लगेगा, बाकी 130 करोड़ तो बर्बाद हो गए ना। इतना रिसोर्सेस का वेस्टेज हो गया, टेरिबल, वेरी बैड, वेरी बैड। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, ये इकोनॉमिक्स का गोल है। आ जाओ, तो गोल क्या है बच्चों इकोनॉमिक्स का? बोलो, इकोनॉमिक्स का गोल क्या है बेसिकली? कि वो क्या करे? हाँ, बिल्कुल सही लिखी हो, हेल्प करे इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का गोल क्या है? कि वो अपने को हेल्प करे इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कुछ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताओ मेरे को। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, बढ़िया, ठीक है, ओके, सही। अनमोल कुछ बोल रहा था तुम? Limited resources का problem. Limited resources, how is that a problem? That is a fact. Limited resources तो प्रॉब्लम नहीं है। अपने क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेज रख सकते क्या अर्थ में? पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज अ फैक्ट, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। आ जाओ, ओके बच्चों, यहां तक सब कुछ क्लियर था? तो फटाफट यस लिख दो या बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. यस। जो लिख रहे हो लिखते जाओ, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब अपने एक मेन सेगमेंट में आ रही है। मेन सेगमेंट, मेजर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने बताया आज संजय दत्त की भी 308 गर्लफ्रेंड्स के आसपास थी, सबसे उतना थोड़ी ना प्यार था, कुछ एक स्पेशल होगी ना। तो वैसे ही अपने हजारों डेफिनेशन सुनना देखेंगे यहाँ पे, अपने कुछ एक स्पेशल डेफिनेशन देखेंगे, अपने चार डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं वो डेफिनेशन जो एरिस्टोटल, जो ग्रीक फिलोसोफर थे, वो एकदम स्टार्टिंग में जो इकोनॉमिक्स के टर्म को कॉइन किए। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, ओइकोस और नेमेन। ओइकोस नेमेन, इकोनॉमिक्स, ओइकोस नेमेन। इट्स नॉट साउंडिंग द सेम बट ओके। ओइकोस और नेमेन, ओइकोस का मतलब क्या है? हाउस, नेमेन का मतलब क्या है? मैनेजमेंट। तो उन्होंने सबसे बेसिक आइडिया दिया इकोनॉमिक्स का। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या था? हाउस होल्ड को मैनेज करने का अपना तरीका था। उनके अकॉर्डिंग
इकोनॉमिक्स इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कैसे एक छोटा सा फैमिली कहां कहां खर्चा करता है, कहां कहां से पैसा कमाता है, ठीक है ना, कैसे वो जीता है अपना जिंदगी, उस स्टडी को अपने क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देयर इज नो हार्मनी ऑन इट्स डेफिनेशन। नो हार्मनी मतलब क्या है, नो यूनिटी ऑन इट्स डेफिनेशन। हर एक आदमी अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया और चला गया। सोचो, दिस हैज लेड टू अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड मिसकंसेप्शंस कि अरे भाई इकोनॉमिक्स है क्या फिर, अरे ये बोलता है इकोनॉमिक्स वो है, वो बोलता है इकोनॉमिक्स ये है, क्या है इकोनॉमिक्स। जैसे अपने बताओ तो बच्चों, अपने जो डेफिनेशन पढ़े थे अभी, उसमें अपने क्या देखे थे, इकोनॉमिक्स क्या था, मेन चीज इकोनॉमिक्स क्या था, सोशल साइंस। सोशल साइंस था ना, सोशल साइंस था। कुछ लोग बोलते हैं साइंस है, कुछ लोग बोलते हैं आर्ट्स है, और कुछ समझदार लोग तो बोल दिए भैया इकोनॉमिक्स साइंस एंड सोशल साइंस दोनों है। सोचो, सब देखोगे, सब देखोगे। आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, चार चार डेफिनेशंस बच्चों देखने वाले हैं, उनके फीचर्स को देखेंगे, उनके डीमेरिट्स को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। आ जाओ, सबसे पहला एडम स्मिथ का दिया हुआ सबसे पहला डेफिनेशन था वेल्थ डेफिनेशन। फिर इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल बाबा ने दिया वेलफेयर डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद लियोनेल रॉबिन्स ने हमें दिया स्केर्सिटी डेफिनेशन। ये बहुत पॉपुलर डेफिनेशन था, बहुत पॉपुलर, ये डेफिनेशन बहुत चला था। बट एज दे से all good things can be replaced, all good things can be replaced। इसको रिप्लेस करने इससे एक बेटर डेफिनेशन आया जो पॉल सैमुएल सैमुएल ने दिया ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। क्या, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। आ जाओ बच्चों, तो ये हमारे चार बड़े बड़े बाबा लोग हुए इकोनॉमिक्स के, इन्होंने अपना अपना डेफिनेशंस दिया, और सारा लास्ट का डेफिनेशन जो है इट वाज ऑब्वियसली एन इम्प्रूवमेंट ओवर द फर्स्ट वन। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन था, इसमें कुछ कमियां देखा गया तो अल्फ्रेड मार्शल ने अपना डेफिनेशन दे दिया, इसमें भी कुछ कमी देखा गया होगा तो ये डेफिनेशन आया, और इसके बाद फाइनली ये डेफिनेशन आया। बच्चों इसमें से अपने ऑलरेडी एक डेफिनेशन थोड़ा बहुत देख चुके हैं। किसका देखे अपने, पॉल सैमुएलसन का। किसका देख चुके बच्चों, पॉल सैमुएलसन का ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो अपने थर्ड क्लास में देखेंगे, थर्ड क्लास में अपने देखेंगे इसको। देखो ये पॉल सैमुएलसन का डेफिनेशन हो गया अपना, कैसे सोसाइटी चूज करता है, कैसे वो अपने रिसोर्सेस को यूज करे, ठीक है, जो स्केर्स होते हैं। स्केर्स का दूसरा नाम क्या था बच्चों, लिमिटेड, बिल्कुल सही। देखो अपने पढ़ चुके हैं सब। ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है इनका, इनसे प्रोडक्शन होता है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने को, है ना बच्चों। तो आप लोग ऑलरेडी फोर्थ डेफिनेशन का जो मेन एसेंस है वो पढ़ चुके हो, क्योंकि यही प्रेजेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। मैंने पहले ही आपको ये समझा दिया, ठीक है ना। चलो ओके ग्रेट, आ जाओ बच्चों, तो फॉलो करना सब।
हम लोग क्या क्या डेफिनेशन देखेंगे? एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर डेफिनेशन, लियोनेल रॉबिन्स का स्कैर्सिटी डेफिनेशन और पॉल सैमुएलसन का ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है ना? आ जाओ बच्चा लोग, आ जाओ, आते हैं अपने फटाफट अब वेल्थ डेफिनेशन। ये सबसे क्यूटेस्ट और सबसे छोटा डेफिनेशन है ये, है ना? सस्ते में सल्टा दिया गया। एडम स्मिथ बाबा जो है, जो कि कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फादर कहलाते हैं ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बाबेज थे, अपने इंडिया में फादर ऑफ मेडिसिन मानते हैं सुश्रुता, फादर ऑफ मैथमेटिक्स मानते हैं आर्यभट्टा, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड लोग मानते हैं एडम स्मिथ को, और कुछ लोग मानते हैं अल्फ्रेड मार्शल को भी। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है? कुछ लोग मानते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ थे, जिन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दिया, और कुछ लोग मानते हैं कि कौन फादर थे बच्चों? सेकंड नाम अपने क्या पढ़े थे? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल को कुछ लोग फादर मानते हैं, जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दिया। ठीक है ना? आ जाओ, चलो आज अपने खत्म कर देंगे वेल्थ डेफिनेशन पूरा। चलो मैं एकदम तरीके से डेफिनेशन अपना लिखता हूं कि हर एक लाइन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या दिख रहा है यहां पे अपने को? एडम स्मिथ ने क्या बोला? इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। क्या है? एक साइंस है जो कि इंक्वायर करता है, इंक्वायर मतलब क्या हो गया? इंक्वायर मतलब हो गया टॉक्स अबाउट, जो कि इंक्वायर करता है किन चीजों के ऊपर? वेल्थ के कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर। ये साइंस ऑफ वेल्थ है बच्चों, साइंस ऑफ वेल्थ है। ये इंक्वायर करता है वेल्थ के किन फीचर्स पे? नेचर एंड कॉजेस, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स पहला बात है क्या? साइंस। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि इकोनॉमिक्स साइंस है जो बातें करता है वेल्थ के किन कोनों के बारे में? वेल्थ का नेचर और वेल्थ के कॉजेस। वेल्थ का नेचर क्या है और कैसे अपने वेल्थ को जमा कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ गेनिंग वेल्थ, ठीक है? ऑफ नेशंस, यहां नेशंस को लेके बात था, सोसाइटी को लेके बात था। यहां इन्होंने एक एक आदमी को इग्नोर किया। यहां पे इन्होंने इग्नोर किया किसको? इग्नोर किया इंडिविजुअल मैन को। यहां पे इन्होंने इंडिविजुअल मैन को क्या है? इग्नोर किया। ये बस चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे ये? कि नेशंस का वेल्थ बढ़े, सारे नेशंस का वेल्थ बढ़े। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि कैसे हम नेशंस के वेल्थ को बढ़ा सके। बच्चों मेरे को बताना, अगर कोई एक नेशन का वेल्थ बढ़ रहा है तो क्या सारे आदमी का वेल्थ बढ़ रहा होगा क्या? बताओ तो। नो, बिल्कुल सही। नेशन का वेल्थ बढ़ रहा है तो हर एक आदमी का वेल्थ बढ़ेगा, जरूरी थोड़ी है ये। आज पकड़ लो कोई बोले इंडिया का वेल्थ बढ़ रहा है और अपने को हर तरफ सिर्फ गरीब लोग ही दिखेंगे, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि भाई वही है इंडिया के 4 हॉर्समैन, टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, अदानीज। ये चारों ही क्या है? इंडिया का आधा से ज्यादा पैसा कमा लिए। तो बच्चों बताओ क्या बेटर है? नेशन का वेल्थ बढ़ना बेटर है कि इंडिविजुअल मैन का वेल्थ बढ़े, वो बेटर है? सर इंडिविजुअल मैन। हाँ, क्योंकि अगर हर एक इंडिविजुअल मैन का बच्चों अगर बढ़ता है वेल्थ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? नेशन का वेल्थ बढ़ेगा।
पर अगर सिर्फ नेशन का वेल्थ बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि वहां के सारे आबादी का पॉपुलेशन सारे आबादी का वेल्थ बढ़े, जरूरी नहीं है। बोलो समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अपने देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन था वो बार बार किसको फोकस पे ले रहा है? वो वेल्थ को फोकस पे ले रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे किसको रख रहा है? वो वेल्थ को रख रहा है, वेल्थ को रख रहा है। और सेकंड पोजीशन में वो रख रहा है इंडिविजुअल मैन को, क्योंकि इसका तो वो बात ही नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ बाबा, इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पे फोकस कर रहा है? वेल्थ के ऊपर, और भूल जा रहा है इंडिविजुअल मैन को, भूल जा रहा है इंडिविजुअल मैन के वेलफेयर को, उसके बढ़ोतरी को। तो बता सकते हो यही कमी को पूरा करने के लिए किसने क्या डेफिनेशन दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन। हाँ, इसी को उलट पलट करने के लिए क्या है, अल्फ्रेड मार्शल बाबा ने, जो अपने सेकंड डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अल्फ्रेड मार्शल बाबा ने वेलफेयर डेफिनेशन दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या है, इसको ऊपर रख दिया और इसको नीचे रख दिया। उन्होंने इंडिविजुअल मैन के वेलफेयर को फर्स्ट कहा और बोला कि वेल्थ तो जस्ट एक जरिया है यार, वेल्थ को उन्होंने सेकंड स्टेप माना। ठीक है ना? आ जाओ, ओके फाइन बच्चों, ढंग से फॉलो करो। वेल्थ डेफिनेशन आंख बंद करके सुनो और सोचो कि दोहरा पा रहे हो कि नहीं। वेल्थ डेफिनेशन रेफर्स टू अ साइंस। पहला पॉइंट क्या है? इट रेफर्स टू अ साइंस दैट टॉक्स अबाउट व्हाट? दैट टॉक्स अबाउट नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। दैट टॉक्स अबाउट नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। ऑफ whom बच्चों? ऑफ whom? ऑफ नेशंस, not individual man, of nations. आ जाओ Tanisha, can you repeat the same for me? What is wealth definition? Yes, sir. Economics is a science which inquires into the nature and causes of wealth of nations. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? Economics, according to the wealth definition, economics is a science which talks about what? Which inquires into the nature and causes of wealth of nations. Which talks about the nature and causes of wealth of nations. Anmol, what is wealth definition, Babu? Yes, sir. Economics is a science which inquires into the nature and causes of the wealth of nations. ठीक है, खुद से बोल रहे हो ये? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको डेफिनेशन तो क्लियर है। उन्होंने एम्फसाइज किया, ज्यादा फोकस दिया वेल्थ वेल्थ वेल्थ, ज्यादा फोकस दिया वेल्थ वेल्थ वेल्थ, खत्म। इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ के बारे में बात है। इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ के बारे में बात है कि कैसे वेल्थ प्रोड्यूस करोगे ज्यादा, कैसे ग्रो कर सकते हो वेल्थ, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वेल्थ। होता ना पेमेंट वगैरह करते अपने, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही तो है। ठीक है, सिर्फ वेल्थ 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 पे उन्होंने फोकस दिया। भाई वेल्थ बस एक जरिया है आदमी को खुश रखने का, बट दैट इज नॉट द ओनली वे। ठीक है, आओ इस डेफिनेशन के फीचर्स को देखते हैं अपने। आ जाओ। It is a study of what? It is a study of mankind. It is a study of man. No, it is a study of wealth. And यहां बात हो रहा है causes of wealth का, यहां बात हो रहा है इकोनॉमिक मैन का। आओ मैं बताता हूं। स्टडी ऑफ वेल्थ, इन्होंने इतना नैरो माइंडेड व्यू दिया ना बच्चों, इतना नैरो माइंडेड व्यू दिया कि मैं क्या बोलूं। इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली, ओनली वेल्थ, खत्म। वेल्थ क्या? सब लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सब लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, बस।
इनके हिसाब से वेल्थ के ही आगे पीछे इकोनॉमिक्स घूम रहा है, जो कि इनका बहुत ही नैरो माइंडेड व्यू था। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ वेल्थ, जैसा आपने देखे ना कि ये बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो बातें करता है कि कैसे हम वेल्थ को बढ़ा सके, वेल्थ का नेचर क्या है वो सब जान सके। तो वही कॉजेस ऑफ वेल्थ, it seeks to examine those causes which leads to an increase of wealth। कैसे नेशन के वेल्थ को बढ़ा सके। इन्होंने बोला कि नेशन के वेल्थ को अपने बढ़ा सकते हैं ज्यादा आइटम्स प्रोड्यूस करके, बिकॉज जितना आइटम आप प्रोड्यूस करोगे उतना आप आइटम बेच पाओगे, और वेल्थ को अक्यूमुलेट करके, वेल्थ को सेव करके, वेल्थ को सेव करके। अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ मतलब क्या हो गया, सेविंग ऑफ वेल्थ। समझ में आया? तो ऐसे क्या है, देश का जो वेल्थ है वो बढ़ जाएगा। ऑलराइट, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बच्चों इकोनॉमिक मैन का। इकोनॉमिक मैन का बच्चों डेफिनेशन पूछता है आप लोगों से 1-2 मार्क के लिए। इकोनॉमिक मैन, देखो एक होता है रिलीजियस मैन, एक होता है क्या बोलते हैं पॉलिटिकल मैन, एक होता है रोमांटिक मैन। ओके, लेट दैट नॉट बी इन योर आंसर स्क्रिप्ट्स इन योर एग्जाम्स। ओके, इन सब का मतलब क्या है? आज रिलीजियस मैन जो है वो खुशी क्या चीज से पाएगा बच्चों, पता है? रिलीजियस मैन हो गया, पकड़ लो स्पिरिचुअल मैन हो गया, इन लोग खुशी क्या चीज से मानते हैं? अपने रिलीजन धर्म को फॉलो करके, पूजा पाठ करके इन लोग खुशी प्राप्त करते हैं। पॉलिटिकल मैन क्या है, पॉलिटिक्स करता है, खुशी मिलता है इसको। रोमांटिक मैन समझ में आ गया कैसे खुशी प्राप्त करता है। यहां पे इसने क्या बोला, यहां पे इसने बोला कि सारे मैन जो है ना, सारे पीपल जो है, बताओ तो सारे पीपल किस हिसाब से खुश होंगे? सारे पीपल खुश होंगे वेल्थ प्राप्त करके, है ना? सारे लोग कैसे खुश होंगे? वेल्थ को पाके मैंने सारा जहान पाया। तो इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक मैन वो मैन है हु इज अवेयर ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। इकोनॉमिक मैन एक ऐसा मैन है जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को समझता है, अपने आप को हमेशा वो बढ़ाने का ट्राई करेगा। कैसे? अपने आप को हमेशा वो बढ़ाने का ट्राई करेगा थ्रू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। एक्विजिशन मतलब क्या है? कलेक्शन, थ्रू कलेक्शन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इन्होंने इन सारे टाइप्स के मैन को हटा दिया। इनके हिसाब से रिलीजियस मैन एग्जिस्ट नहीं करता है। इनके हिसाब से पकड़ लो, अपने यहाँ जो पूजा पाठ करने वाले पंडित होते हैं उन लोगों को खुशी कैसे मिलेगा? पूजा पाठ करके। तो इनके हिसाब से वो ऐसा कोई मैन होता ही नहीं है। इनके हिसाब से खुशी पाने का, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने का सिर्फ एक ही रूट है, और वो रूट क्या है बच्चों, बता दो? वेल्थ गेन करना। क्या बोला अनमोल? वेल्थ गेन करना। वेल्थ गेन करना, बस सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे क्या है? वेल्थ गेन करो, वेल्थ गेन करो। सो इकोनॉमिक मैन एक ऐसा मैन है, इकोनॉमिक मैन एक ऐसा मैन है हु इज अवेयर ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट, कि उसको पता है हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसको पाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो क्या करेगा? वो अपना मटीरियल गेन्स बढ़ाएगा, अपना मटीरियल गेन्स बढ़ाएगा। मटीरियल गेन्स बढ़ाएगा मतलब क्या है? गुड्स ज्यादा खरीदेगा वो। क्या? गुड्स ज्यादा खरीदेगा। और गुड्स वो ज्यादा कैसे खरीद सकता है? अगर उसके पास ज्यादा वेल्थ आए तो ही वो खरीद सकता है कि नहीं? ठीक है ना? आ जाओ बच्चों, तो इस तरीके से क्या है, इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट जो है वो जन्मा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। इकोनॉमिक मैन क्या है? उसका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसको वो अचीव कैसे करेगा?
उसको वो अचीव कैसे करेगा? गुड्स प्राप्त करके। यहां लिखा है मटेरियल गेन्स, मटेरियल गेन्स प्राप्त करके। मटेरियल गेन्स मतलब क्या हो गया? गुड्स हो गया, ठीक है। और ये गुड्स वो कैसे खरीद सकता है? वेल्थ के थ्रू, वेल्थ को अक्वायर करके, वेल्थ को अक्वायर करके, ठीक है। तो ये भी आप लोग फ्लो चार्ट बना लो। इकोनॉमिक मैन क्या हो गया? अ मैन हु नोज हिज सेल्फ इंटरेस्ट। उस सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, उसका पूर्ति करने के लिए वो मटेरियल गेन्स करना चाहता है। मटेरियल गेन्स मतलब क्या? इज टू मटेरियलिस्टिक, उसको टचेबल चीजों से ज्यादा प्यार है, लाइक गुड्स। गुड्स हो गया। गुड्स को कैसे पाएगा वो? अगर वो वेल्थ पाले तो, ठीक है ना। चलो आ जाओ। ओके बच्चों, यहां तक आप सबको क्लियर है सब कुछ? तो प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. बहुत बढ़िया, जो लिख रहे हो लिखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म, द स्टेपिंग स्टोन फॉर द नेक्स्ट डेफिनेशन। ऑफ कोर्स अगर इसका कोई क्रिटिसिज्म ही नहीं होता, अगर ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट नहीं लगता, तो सेकंड डेफिनेशन क्यों आता? इसके क्रिटिसिज्म्स को देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। टू मच एम्फेसिस बॉस, टू मच एम्फेसिस ऑन मटेरियलिज्म, कि हाँ आदमी तो भैया तभी खुश होगा जब उसके पास ना बहुत सारा सामान आए। तो भाई हिमालय में लोग जाके क्यों बसते हैं? और बहुत ही नैरो व्यू ऑफ वेल्थ था, नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट था जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सेकेंडरी प्लेस टू मैन। फर्स्ट प्लेस किसको दिया गया? पहला दर्जा किसको दिया गया था? Wealth. वेल्थ को दिया गया था। और जो नीचे वाला दर्जा है वो मैन को दिया हुआ था। और जो सबसे मेन जो है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, जो अपने डेफिनेशन में एकदम फर्स्ट पढ़े थे आज, उसको तो भैया पूरा इग्नोर कर दिया। इसके हिसाब से स्कैर्सिटी क्या है? कुछ भी नहीं। इसके हिसाब से तो भैया वर्ल्ड में सब कुछ अनलिमिटेड है। हाँ बेटा आ जाओ। टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म। बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं कि इन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। ये बोल रहे हैं कि पहले के जमाने के लोग, एडम स्मिथ जैसे लोग, इग्नोर कर दिए दी हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, जैसे हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गया। भाई आदमी के पास पैसा होना तभी वो खुश रहेगा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे, मैं अपने फ्रेंड्स को जानता हूं, अमीर बाप के बेटे, जिनके पास पैसा तो बहुत है पर जीवन में सुख नहीं है। जीवन में सुख नहीं है। देयर इज नो हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स, नो लव, नो अफेक्शन। समझ में आया? तो इन लोग यही बोल रहे हैं कि भाई मटीरियलिज्म क्यों करना, इतना लोगों में एक एकता लेके आओ, प्यार का भावना लेके आओ, वो भी इकोनॉमिक्स को बताना चाहिए। इन्होंने बोला, ये इनका व्यू क्या था? इनका व्यू क्या था कि इकोनॉमिक्स शुड बी अबाउट हैप्पी लिविंग, ठीक है। गेटिंग रिच ही सारे ह्यूमन एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं होता। एंड मतलब लिख लो रिजल्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो सिर्फ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ के लिए करते हैं। ऐसा होता तो मैं भी खुद, बच्चों अगर ऐसा होता तो मैं क्या खुद दिन रात पढ़ाता। ऑनलाइन क्लासेस क्या रात को भी ले सकते हैं। दिन रात पढ़ाता, सुबह 6 बजे से मैं चालू हो जाता कि भाई पैसा कमाना है पैसा कमाना है पैसा कमाना है। पर नहीं, पैसा कमा लो ठीक है, पर उड़ाने के लिए भी तो समय चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ में जोर देना नहीं है। इकोनॉमिक्स शुड बी अबाउट पीपल हैविंग अ गुड लाइफ। ये क्रिटिसिज्म बच्चों मिसप्लेस्ड है। दिस क्रिटिसिज्म इज मिसप्लेस्ड। हाउ मिसप्लेस्ड का मतलब क्या है कि जिस हद तक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सोच लिए कि अरे यार वेल्थ डेफिनेशन तो पूरा वेल्थ को लेके है, वेल्थ को लेके है, वेल्थ को लेके है, ये थोड़ा गलत है बोलना। बिकॉज एडम स्मिथ ने ये क्लैरिफाई किया था कि देखो आदमी को खुश रहना है तो देखो वेल्थ एक जरिया होता है। तो मैं बस उतना ही बोल रहा था कि वेल्थ
इज द मेन थिंग। पर आप लोग तो समझ गए कि मैं सिर्फ वेल्थ के ही पीछे पड़ा हूं, ये गलत है, ये गलत है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग क्या सोच रहे थे और क्यों वो सोचना गलत था। आओ, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है जैसे एडम स्मिथ हो गया, वो ये कभी नहीं बोला कि भैया मैं जस्ट वेल्थ डेफिनेशन दे रहा हूं आप लोगों को, तो भैया मैं बोल रहा हूं कि वेल्थ की पूजा करो। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वेल्थ की पूजा करो, वेल्थ को वर्शिप करो। हाँ जरूर, मैंने एम्फेसिस दिया वेल्थ में, मैंने बहुत ज्यादा वेल्थ पे फोकस दिया, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वेल्थ को छोड़ के बाकी सबको हटा दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूं कि अगर अपने को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, अगर अपने को बढ़ाना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा, अगर हमको फिजिकल जीवन जीना है, फिजिकल जीवन मतलब क्या हो गया भाई, दुनिया में आए हो तो सामान तो खरीदोगे ही, कपड़ा तो पहनोगे ही, तो फिजिकल अस्तित्व तो रखना ही है ना अपना, फिजिकल जीवन जीना है। अगर अपने SOL को बढ़ाना है, रहने सहने का तरीका बढ़ाना है, और अगर ग्रोथ लाना है इकोनॉमी में, तो वेल्थ हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वेल्थ हैज द ओनली इंपॉर्टेंस, मैं ये बोल रहा हूं कि वेल्थ हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, समझ में आया? आ जाओ। तो ये था आर्ग्यूमेंट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स किए, और ये था डिबेट जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्लैरिफाई कर रहे थे अपना। ठीक है ना, कि हम लोग ये नहीं बोल रहे बेटा कि वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ को ही प्यार करो, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर एक फिजिकल एक्सिस्टेंस रखना है अपना, अपने सब तो हिमालय में जाके नहीं बस रहे, फिजिकल एक्सिस्टेंस रखना है तो मटेरियल चीजों से थोड़ा बहुत तो मोहब्बत करना ही पड़ेगा। अगर अपने रहने सहने का तरीका अगर बढ़ाना है, लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, देश में ग्रोथ अचीव करना है, तो वो तो भैया वेल्थ से ही होगा। ठीक है ना, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? तो प्लीज यस बोल दो या लिख दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। दूसरा क्या है, नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग कि अच्छा ठीक है, तुमने वेल्थ पे फोकस दिया पर उस फोकस को भी अधूरा छोड़ दिया। तुमने ना डिफाइन किया है वेल्थ को इन अ वेरी नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड वे। तुम्हारे हिसाब से वेल्थ कंसिस्ट्स ऑफ गुड्स ओनली, तुम्हारे हिसाब से वेल्थ कंसिस्ट्स ऑफ गुड्स ओनली, पर सर्विसेज को भी इंक्लूड करो, सर्विसेज को भी इंक्लूड करना है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया, डेफिनेशन ऑफ वेल्थ में इंक्लूड करो इसको। इन लोग बोले कि तुमने नैरो व्यू दिया वेल्थ का, तुमने उसमें सिर्फ गुड्स इंक्लूड किया हुआ है, कि जितना गुड्स है नेशन में उतने लोग वेल्दी है। ब्रॉड व्यू दो, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को जोड़ो, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को जोड़ो। सर्विसेज जैसे क्या, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया एंड सच। बिकॉज देश में जितना ज्यादा हेल्दी रहेंगे लोग, जितने ज्यादा एजुकेटेड रहेंगे लोग, उतना ऑटोमेटिकली वेल्थ बढ़ता जाएगा। तुमने इस एस्पेक्ट को क्या है हटा दिया अपने डेफिनेशन से। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंडरी प्लेस टू मैन। हाँ, तुमने भयंकर एम्फेसिस दिया है अपने वेल्थ डेफिनेशन में वेल्थ को, और तुमने रिड्यूस कर दिया मैन को, एक बहुत ही तुच्छ प्लेस में मैन को तुमने रिड्यूस कर दिया, सेकेंडरी प्लेस में ले गया तुमने उसको। भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इकोनॉमी का? टू प्रमोट ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? वेलफेयर होना चाहिए लोगों का, कि कैसे इकोनॉमिक्स लोगों को हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में, कैसे इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट को हटा देगा, कैसे इकोनॉमिक्स पॉवर्टी को हटाने में हेल्प करेगा, ताकि लोगों का वेलफेयर बढ़े। तुम तो बार बार बस वेल्थ 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 का ही रिमिक्स रैप बना के रखे हो, गलत है ये चीज।
वेल्थ जस्ट एक जरिया है, जस्ट एक जरिया है, जस्ट एक रास्ता है वेलफेयर पाने का, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है इग्नोर्ड द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का तो बात ही नहीं हो रहा है ना। इट इग्नोर्ड द बेसिक कॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेसिक कॉज, and that is what scarcity of economic resources. इस बेसिक एस्पेक्ट को ही भूल जा रहा है यहाँ पे। तो भाई डेफिनेशन तुम्हारा जाए दुनिया के खेत में, कोई काम का नहीं है तुम्हारा डेफिनेशन। तो फिर युद्ध में आए हैं वेलफेयर डेफिनेशन लाते अल्फ्रेड मार्शल साहब, जो अपने नेक्स्ट डे कवर करेंगे। देख रहे हो ये छुटकू जो है, छुटकू कितना पड़कू हो गया यहाँ पे। ये बोला मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अपने डेफिनेशन में, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अपने डेफिनेशन में। बट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसका भी कुछ खामी देखा गया। फिर आगे थर्ड डेफिनेशन आया, फोर्थ डेफिनेशन आया, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, इकोनॉमिक्स एक साइंस है which talks about the what, which inquires about the what, nature and causes of wealth of a nation, हमने इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स देखे कि बहुत ज्यादा ही एम्फेसिस दिया हुआ था मटेरियलिज्म में, नैरो व्यू ऑफ हेल्थ था, मैन को तो भैया रिड्यूस टू एशेज, और स्कैर्सिटी का तो भैया बात एकदम भी नहीं हुआ इसमें, ठीक है। बच्चों आज का क्लास सबको क्लियर है, सब समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, जो लिख रहे हो लिख के बताओ। हाँ चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।